Okay, friends, today I'm going to start with the punching part. So, I think I covered flywheel chapter of engine part. So, in engine part, what is different between punching and engine or compressor? So, you can say punching and compressor is type of machine in which you power is going to supply, but in engine you are getting the power. That means, okay, first look at it. What I'm saying that suppose uh, first we have to look at it how punching machine looks like and how it works. Okay, so suppose that कि आपका ये फ्लाईव्हील है, ठीक है। ये आपका मोटर है। सो आप कहेंगे कि सॉरी, ये मोटर का गियर है। एंड आप कहेंगे कि छोटे गियर से बड़े गियर पे क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो पावर। सो मैं बताऊंगा, पूरा डायग्राम पहले बना लेता हूँ। और यू कैन से ये ऐसे ही, मतलब कि ये गलत हो गया, इसको इसी तरह से रहने दी। ये एक मतलब कि ये पूरी फ्लाई व्हील है, ठीक है, ये पूरी फ्लाई व्हील। और यहाँ पे आपका जिसको पंचिंग करना है वो पार्ट है। एंड ये आपका सपोज डेट डाई है। दिस इज योर डाई, ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि दिस इज योर पार्ट, ये फिक्स रहेगा। अब ये मोटर है, मोटर को हम पावर सप्लाई करेंगे। इस यहाँ पे ये मोटर की गियर है, यहाँ पे हम पावर सप्लाई करेंगे। जब मोटर को पावर सप्लाई करेंगे तो यू नो डेट कि क्या, अच्छा ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि हमको यहाँ पे क्या डिजाइन करना है, फ्लाईव्हील डिजाइन करना है आपको। क्योंकि देखिए, यदि इसको इसको पंच करने में कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा ये आप पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? आपको पता है कि मान लीजिए कि उम, आप ये सोच लीजिए कि यूनिट शेयर एरिया में इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो पूरे शेयर एरिया पूरा एरिया को शेयर करने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। या फिर दूसरी तरीके से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पे ये टच करेगा तो यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगा जैसे ही टच करेगा। लेकिन जैसे जैसे सीयर होता जाएगा तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जैसे ही पंचिंग हो जाएगी फोर्स जीरो हो जाएगी। यानी कि अब देखिए, इसके ये आपका फोर्स का डिस्टेंस हो गया, ये आपका एस का डिस्टेंस हो गया। तो ये आपका मान लीजिए यदि ये आपको ग्राफ मिल जाता है किसी तरह से, तो नाउ यू कैन फाइंड व्हाट यू कैन फाइंड एरिया। एंड एरिया व्हाट रिप्रेजेंट बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, वर्क डन। सो यू विल गेट अ वर्क डन इन वन साइकिल। यहाँ से आपको मिल जाएगा वर्क डन वन साइकिल में कितना हो रहा है। सो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो आपको सेम एनर्जी वाला पंचिंग मशीन लगाना पड़ेगा। आई मीन सेम एनर्जी, जैसे कि अभी मैं बोल दूँ इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। एंड आपको पता है कि पावर इक्वल टू पी इक्वल टू वी इंटू आई होता है। मैं मोटा मोटी लेके चल रहा हूँ, तो पावर इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो यू नो डेट वोल्टेज, यू नो डेट मतलब कि आपको क्या, मतलब कि उसमें मतलब कि रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो कम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एंड क्या होगा, उसमें कैपेसिटर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो न आपको पता चल जाएगा। वोल्टेज आपको पता है, तो करंट आपको कितना सप्लाई करना होगा, किस प्रकार की मोटर की वाइंडिंग करनी पड़ेगी, तो वो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप सारा चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पावर यदि मिल जाएगा तो पावर सप्लाई करेंगे तो चलो अच्छी बात है। लेकिन पंचिंग के समय पे टॉर्क बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब यहाँ पर ये टच करता है वहाँ पर टॉर्क बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है टॉर्क की। तो आपको क्या करेंगे कि मतलब कि देखिए, यदि आप मोटर इसे कनेक्ट कराएंगे तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो आपको स्पीड को लेस करके पावर को बढ़ाना है। जैसे कि यदि आप बाइक चला रहे होते हैं, तो यदि हाई स्पीड में चलाते हैं
तो आप चढ़ा मतलब कि आपको कहीं पे स्लोप है, मान लीजिए कि स्लोप अप है, तो आपको यदि चलने के लिए 1 गियर पे लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि 1 गियर में छोटे गियर बड़े गियर से पावर ट्रांसमिट करता है, छोटा गियर से पावर बड़े गियर में पावर ट्रांसमिट होता है। जब बड़े गियर में पावर ट्रांसमिट होता है तो टॉर्क ज़्यादा मिलता है लेकिन स्पीड कम हो जाती है। यहाँ पर भी यदि इससे हम छोटे गियर से बड़े गियर को जोड़ते हैं तो टॉर्क कम मिलेगा, टॉर्क सॉरी क्या बोल दिया मैं, मतलब कि यहाँ से टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स वाई रीजन कि छोटे गियर को बड़े गियर से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, सो हमको लगता है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यदि मैं ग्राफ डायग्राम, यदि हम टॉर्क वर्सेस और डिस्टेंस का यदि ग्राफ बनाएं, और डिस्टेंस कितना डिस्टेंस लेना है हमें समझना है कि डिस्टेंस जो लेंगे, जैसे कि ये टर्न होकर के यहाँ पे आएगा, फिर टर्न होकर के यहाँ जाएगा, तो यानी कि ये कितना मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये टोटल लेंथ स्ट्रोक का आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सपोज डेट ये लेंथ स्ट्रोक है, ठीक है, टोटल ये एल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एल हो जाएगा सपोज डेट। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, जब सपोज डेट यहाँ से यहाँ तक आया, मैं मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक, ऐसे तो 90 डिग्री में लग रहा है, लेकिन मैं बोल देता हूँ थीटा। ठीक है, ये 0 डिग्री मान लेते हैं, ये थीटा है। तो जैसे जैसे यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यदि मान लेते ये थीटा 1 है, और पंच करने के बाद यहाँ पे आ जाता है, तो मान लेते पंच कर, मान लीजिए पंच जहाँ पे ये टच किया वहाँ पे थीटा 1 है, जैसे ही पंच कर लिया तो मान लेते हैं वहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा 2 है, ये यहाँ पे आ जाता है, ये थोड़ी और नीचे चली जाती है, ये थोड़ी और नीचे आ जाएगी, है ना। ऐसे ही जैसे ये जैसे टर्न होगा तो यहाँ आ जाएगा। तो मान लेते हैं उसके लिए जहाँ से पंच हुआ है मान लेते हैं ये थीटा 1 है, और जहाँ से पंच हुआ है मान लेते हैं ये थीटा 2 है, ये टर्न होकर के और इधर आ जाएगा, तो इसको बोल देंगे थीटा 2। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मान लेते पंच होकर के आया मान लेते हैं, तो यहाँ तक थीटा 1 आया, ये वाला लाइन, और जैसे ही यहाँ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा थीटा 1, और ये आपका हो जाएगा थीटा 2, ये एंगल। तो थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में पंचिंग हो रही है। अब मान लेते हैं ये थिकनेस टी है, तो यानी कि आप ऐसा सोच सकते हैं, सपोज ये यहाँ से, तो एक चीज़ समझ में आ रहा है, एक चीज़ ये चीज़ समझ में आ रहा है कि लेंथ है, यानी कि मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, y है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, जितना ज़्यादा थीटा बढ़ेगा उतना ही y ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, चलिए, यदि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो हमको ये बताइए, यदि मैं बोल दूँ कि y इक्वल टू के थीटा, ओके, तो आपको यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है जब y इक्वल टू l चलेगा तो k इसको रहने दीजिए, थीटा इक्वल टू कितना चलेगा बताइए, 2 पाई चलेगा, सॉरी पाई चलेगा, यहाँ से यहाँ तक। यदि ये यहाँ से मान लीजिए कि शुरू में यहाँ था तो यहाँ होगा, जब थीटा 0 होगा, एंगल 0 होगा, और यहाँ तक ट्रेबल हो गया तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, तो पाई हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू कितने निकल जाएगी, l बाई पाई, एम आई राइट। अब k की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो y इक्वल टू l बाई पाई इंटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं थीटा 1 निकालूँ, चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ से आप थीटा 1 निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं वाई एल बाई पाई, और यहाँ से थीटा 1 यहाँ से मान लेते हैं ये y1 हो जाएगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस y1 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y2 है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसी तरह से थीटा 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y2 l बाई पाई, तो थीटा 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाए, सॉरी चलिए थीटा 1 के टर्म में निकाल लिए, यहाँ से आप y1 भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक y1 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, y2 है, यहाँ तक y1 है, सॉरी यहाँ तक y1 है, यहाँ तक y2 है। ठीक है, ये चीज़ आपको लगता है मुझे समझ में आ गया होगा सारा चीज़, क्या कहानी चल रहा है इसके बीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ये सब क्या चल रहा है, पंचिंग मशीन में क्या चल रही है कहाँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब आप अप्रॉक्स यदि एनर्जी डायग्राम बना, टी वर्सेस थीटा डायग्राम या टी वर्सेस वाई डायग्राम आप बनाएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि देखिए जहाँ तक पंच जैसे ही टच करेगा, मान लेते हैं कि थीटा 1 तक पंच तो टच नहीं करेगा। ठीक है, थीटा 1 यानी y1 तक पंच टच नहीं करेगा। y1 क्या था, ये देखिए ये y1 था, तो यहाँ तक पंच टच नहीं करेगा। तो जैसे ही टच कर लेगा तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा
अब मैक्सिमम फोर्स कहने का मतलब ये है कि सपोज डेट कि ये आपका थीटा 2 है, ये आपका y2 है। तो ये देखिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो पंचिंग के दौरान होती है, क्योंकि उस समय पे आपका सारा मशीन फ्री मूव हो रहा होता है, तो नो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है। यानी कि कोई आपको टॉर्क जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप थीटा 1 पे आते हैं तो पंचिंग होना स्टार्ट होता है और सारा एनर्जी यहाँ कंज्यूम होता है, और इस तरह से ये आपका यहाँ तक डिस्टेंस, ये आपका टोटल L है। ठीक है, एम आई राइट? कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से एनर्जी ये आपकी रिक्वायर्ड होती, इतनी एनर्जी मान लीजिए पंचिंग में आपको लग रहा है। आपको किससे पंचिंग में एनर्जी कैसे निकालना है मैं बता दिया हूँ। फोर्स वर्सेस एरिया डायग्राम बनाइए, उसके अंडर का एरिया निकालिए, तो आपको एनर्जी बता देगा वो कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। एम आई राइट? ओके, सो इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो आपको भी मान लेते हैं ये एक साइकिल में इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, यानी एक बार पंच हो रहा है तो इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो आपको भी मोटर उतना ही उसी पावर की लगानी पड़ेगी, सेम पावर का मोटर आपको लगाना पड़ेगा। और जो भी मोटर का पावर एक साइकिल में जा रहा है, सेम पावर या फिर सेम एनर्जी वो कंज्यूम हो जानी चाहिए पंचिंग में, यानी कि एक्सेस ऑफ एनर्जी नहीं बचनी चाहिए। यदि एक्सेस ऑफ एनर्जी नहीं बचनी चाहिए तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पंचिंग में एक साइकिल में रिक्वायर्ड है वो आप क्या करेंगे, उतना ही पावर का मोटर लगा देंगे। तो ये आपका मान ली मोटर तो कंटिन्यूअस सेम पावर देगा। मोटर को नहीं पता है भाई कि कब पंचिंग हो रहा है कब नहीं हो रहा है, तो मोटर ये नहीं जानता है कि पंचिंग कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। उसको सेम अमाउंट ऑफ पावर कंटिन्यूअस वो P=VI से ट्रांसफर करेगा। तो ये देखिए मान लेते इतना टॉर्क हमेशा वो कांस्टेंट, जो आपका मोटर है वो कांस्टेंट टॉर्क सप्लाई कर रहा होगा, यानी कि, और ये मान लेते हैं ये y डिस्टेंस है या फिर ये थीटा डिस्टेंस, ये थीटा है। तो t और थीटा के बीच का आपको बता ही दिया हूं मैं, t और थीटा के बीच का डायग्राम क्या बताता है, एनर्जी बताता है। तो ये किसकी एनर्जी है, ये मोटर की एनर्जी है। ये किसकी एनर्जी है, ये जब पंच कर रहे होंगे उस समय की एनर्जी है। तो क्या ये जो भी एक साइकिल में एनर्जी मिला, मान लेते ये 2 पाई है तो एक साइकिल हो जाएगा, है ना, 2 पाई। तो ये 2 पाई में जो भी एनर्जी एक साइकिल में एनर्जी मिला, सेम एनर्जी शुड बी कंज्यूम इन पंचिंग इन 1 साइकिल। सो दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी शुड बी सेम। सो ओके, नाउ आप कैसे एरिया पता करेंगे इसका बताइए। आपको पता है कि T×2 पाई इतनी एनर्जी मोटर को रिक्वायर्ड होगी, लेकिन आपको ये भी एनर्जी आपको पता है, तो यहाँ से आप एनर्जी पता, यहाँ पर ये आप ये एनर्जी जितनी होगी उसको रख सकते हैं, तो आप यहाँ से T निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि इसकी एनर्जी को कैसे पता करेंगे आप, देखिए यहाँ से ऐसे एक स्ट्रिप ड्रॉ कीजिए, एम आई राइट? ऐसे एक स्ट्रिप ड्रॉ कीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक। ऑल्दो 0 to थीटा is not, there is no torque, that means energy will be also 0. You can integrate from θ1 to θ2 also, or you can integrate from 0 to 2 pi also, answer will be same. So what will be here, so T into d theta, ये d theta, ये स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, d theta into t। आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, θ1 से θ2, हम करते हैं 0 से 2 पाई, तो आपको यहाँ से T मिल जाएगा। और ये T इसको हम लोग एवरेज बोलेंगे, क्योंकि इतनी एवरेज आपको हमेशा रिक्वायर्ड होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 पाई 0 to 2 पाई T d थीटा। तो इतनी एनर्जी टॉर्क रिक्वायर्ड होगी। अब आपको फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पता करना है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम बताए हैं कि एवरेज मान लेते हैं ये आपका T एवरेज था, ये एवरेज T एवरेज है, तो यहाँ पे T एवरेज कहीं आएगा, एम आई राइट? ये आपका T मैक्स होगा, है ना, ये आपका T मैक्स होगा, ये यहाँ पे कहीं आपका T एवरेज आएगा। सो अब देखिए फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको बता दिया, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कैसे पता करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम एनर्जी होगी। क्यों मिनिमम एनर्जी होगी, सिंपल सोचिएगा। देखिए आपको यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड थी क्या, नहीं रिक्वायर्ड थी। पंचिंग करने के लिए यहाँ पे एनर्जी 0 रिक्वायर्ड थी, तो यहाँ पे फिर भी मोटर ने सप्लाई किया। यहाँ पे एनर्जी पंचिंग रिक्वायर्ड है क्या, नहीं है, फिर भी मोटर ने इतना सप्लाई किया, एम आई राइट? और
ओके, तो आप कहेंगे कि इतना इतना मोटर, और यहाँ पे देखिए जब पंचिंग हो रही है तो मोटर इतना ही सप्लाई कर रहा है, तो लेकिन पंचिंग के लिए इतनी एनर्जी, पूरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मोटर तो उस समय भी पंचिंग करते समय भी तो इतना ही सप्लाई कर रहा होगा। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगा भाई? ये आएगा एनर्जी फ्लाईव्हील से, क्योंकि यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी स्टोर कौन कर लेगा? फ्लाईव्हील कर लेगा। और ये फ्लाईव्हील स्टोर एनर्जी कहाँ पे सप्लाई कर देगा? ये एक्सेट एनर्जी में सप्लाई कर देगा। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, कहाँ पे होगा, ये पता करना है। तो सपोज दैट मैं बोलता हूँ यहाँ पे एनर्जी ए ई है, तो यहाँ पे बताइए एनर्जी कितना हो जाएगा, बताइए। यदि मान लीजिए ये अमाउंट ए एनर्जी है, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी ई प्लस ए यहाँ पे। एम आई राइट? अब देखिए अब ये एक चीज़ और है, यदि यहाँ पे बात करें तो आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी थी? इतना। एम आई राइट? इतनी एनर्जी आपको रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मोटर ने तो इतना ही सप्लाई किया, मोटर ने इतना ही सप्लाई किया। जब मोटर ने इतना ही सप्लाई किया भाई, तो कहाँ से एनर्जी आई होगी? फ्लाईव्हील से। यानी कि फ्लाईव्हील के पास अभी शुरू में एनर्जी इतनी थी, फिर फ्लाईव्हील के पास इतनी एनर्जी हो गई, फिर फ्लाईव्हील से इतनी एनर्जी निकल गई, मान लेते ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा? ई माइनस बी, ठीक है। फिर फ्लाईव्हील ने एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर दिया, मान लेते ये आपका सी है, तो यहाँ पे फिर कितनी एनर्जी हो जाएगी? ई माइनस बी प्लस सी। एम आई राइट? एम आई राइट? तो देखिए ई माइनस बी प्लस सी, लास्ट में एनर्जी कितनी बच गई? ई माइनस बी प्लस सी। ई ओके ई प्लस ए भी था ना, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ई प्लस ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ से देखिए ये यहाँ पे ये ई प्लस ए था, बी फ्लाईव्हील से निकल गई, तो ई प्लस ए माइनस बी एनर्जी निकल गई, और यहाँ पे सी और ऐड हो गई, तो ई माइनस ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे एनर्जी बताइए, यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एनर्जी जो होगा ई प्लस ए माइनस बी प्लस सी बराबर कितना होना चाहिए एनर्जी? हम क्या कहे हैं कि फ्लाईव्हील के पास जो एक साइकिल में टोटल एनर्जी कंज्यूम होनी चाहिए, यानी कि जो इनिशियल एनर्जी फ्लाईव्हील के पास थी एक साइकिल में, वो फाइनल में उतनी ही एनर्जी फ्लाईव्हील के पास होनी चाहिए। तो यानी कि फिर से फ्लाईव्हील के पास कितनी एनर्जी हो जानी चाहिए? ई हो जानी चाहिए। तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखेंगे बी बराबर ए प्लस सी। एम आई राइट? तो बी बराबर ए प्लस सी, तो ए और सी देखिए बराबर बी, यानी कि जो भी एनर्जी यहाँ पे होगी वो सप्लाई किसको कर देगा? बी को कर देगा। समझ में आया? फ्लक्चुएशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होगी? कंफर्म है मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होगी? ई प्लस ए पे। और यहाँ पे सबसे मिनिमम एनर्जी कहाँ पे होगी? यहाँ पे कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। और यहाँ पर कितना है बताइए एनर्जी? यहाँ पे एनर्जी कितनी है? ई प्लस ए, ठीक है, ई प्लस ए। ये कितना हो गया आपका? ई मैक्स। तो ई मैन कितना हो जाएगा? ई मिनिमम कितना हो जाएगा? ई प्लस ए माइनस बी। यहाँ पे बी एनर्जी निकल गई, तो मैक्स तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा बताइए? फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी? डेल्टा ई मैक्स कितना हो जाएगा? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ई प्लस ए, ई प्लस ए माइनस बी माइनस ई प्लस ए, तो बचेगा कितना? माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ गया। आप एक काम कीजिए, इसको एब्सोल्यूट ले लीजिए, तो यहाँ पे डेल्टा ई मैक्स कितना आ गया? बी, ठीक है। तो डेल्टा ई आ गया। अब आपको पता है कि फ्लाईव्हील डिजाइन करना है यहाँ पे, तो आपको पता है कि डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो गया? एक मिनट, ये देखिए डेल्टा ई इक्वल टू बी आ रहा है, यानी कि टोटल इतनी एनर्जी आपको निकालनी है। ये देखिए ये एनर्जी, ठीक है। तो आपका ये बी आ गया, तो डेल्टा ई इक्वल टू बी एनर्जी। अच्छा, डेल्टा ई इक्वल टू आप क्या लिखते हैं? आई ओमेगा मीन का स्क्वायर और सी एस, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो यहाँ से आप फ्लाईव्हील डिजाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फ्लाईव्हील डिजाइन कर लेंगे। समझ आया क्या? यहाँ से आप फ्लाईव्हील डिजाइन कर लेंगे। कैसे? क्योंकि आपको ओमेगा मीन पता होगा कि मोटर की स्पीड कितनी है। एम आई राइट? आपको सी एस आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कितना चाहते हैं आप, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कितना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप सी एस डिसाइड कर लेंगे। यदि आपको सी एस पता चल गया तो आप आई पता कर लेंगे, क्योंकि आपको डेल्टा आई पता होगा। सिंपल चीज़ है। एम आई राइट?
So okay, now you can find I equal to delta E by omega mean square into CS. ओके, ये चीज तो था सिंपल क्लिक करने का तरीका, एम आई राइट। तो यदि हम लोग अब मैथमेटिकली फार्मूला यदि ड्राइव करें तो हाउ कैन यू ड्राइव द मैथमेटिकल फार्मूला? सो यू कैन लुक एट हियर हाउ कैन यू ड्राइव द मैथमेटिकल फार्मूला। सो दिस इज योर टॉर्क वर्सेस थीटा ग्राफ। तो एक काम करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, और अप्रोक्सीमेशन में क्या लेते हैं कि ये जो हमारा जो भी एनर्जी है उसको रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए y1 है, ये आपका y2 है, और यही आपका θ1 है, और ये आपका यहाँ पे θ2 हो जाएगा। ये टॉर्क हो गया, ठीक है। और ये आपका मोटर की एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपका 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ही L होगा, एम आई राइट, ठीक है। ओके, आइए आपका फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो नॉट यू टेल मी टोटल एनर्जी कितनी सप्लाई हो रही है। मान लेते हैं टोटल एनर्जी को मैंने E बोल दिया, E बराबर टोटल एनर्जी इन वन साइकिल, ठीक है। E इक्वल टू टोटल एनर्जी इन वन साइकिल। ओके, से देखिए यहां से यहां तक टोटल एनर्जी मोटर E सप्लाई कर रहा है, एम आई राइट, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं, यानी यहां से दिख सकता है, यानी एक चीज और, यदि मोटर की एनर्जी की बात किया जाए तो मोटर की एनर्जी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यू कैन से लाइक दैट, ओके, y और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। देखिए जैसे मान लेते हैं, ऐसे आप सोचिए कैसे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मोटर चलना स्टार्ट हुआ, मोटर चला कुछ दूर तक, ठीक है, कुछ एंगल तक चला तो इतनी एनर्जी सप्लाई करेगा, कुछ और चलेगा तो इतनी एनर्जी सप्लाई करेगा, कुछ और चलेगा तो इतनी एनर्जी सप्लाई करेगा। यानी कि यहाँ से दिख रहा है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, थीटा है, y है। यानी कि जितना डिस्टेंस मोटर चलेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर चुका होगा, एम आई राइट। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और E इक्वल टू k थीटा, एम आई राइट। अब आपको k की वैल्यू पता करनी होगी, तो यहाँ से कैसे पता करेंगे अच्छा, तो आप जानते हैं कि E एनर्जी सॉरी एक मिनट, ये E एनर्जी वेरिएबल है, ये इसको मान लेते हैं E टोटल मान लेते हैं, ये E एनर्जी वेरिएबल है, एम आई राइट। क्योंकि ये E एनर्जी वेरी कर रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे E भी बढ़ेगा, ठीक है। सो E एनर्जी वेरिएबल है, तो k की वैल्यू बताइए। तो k की वैल्यू पता करने के लिए मान लेते हैं टोटल एनर्जी, ये E1 हो जाएगा। कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, यानी E1 E2 सॉरी टोटल ये E टोटल हो जाएगा। कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 2 पाई होगा, क्योंकि 2 पाई में टोटल एनर्जी सप्लाई कर चुका होगा, और क्योंकि ये टोटल एनर्जी इन वन साइकिल है, इसलिए ये वन साइकिल में 2 पाई में E टोटल एनर्जी सप्लाई कर चुका हो, तो k यहाँ से निकल जाएगा ET अपॉन 2 पाई, एम आई राइट? इज दिस राइट? ओके, सो बट नाउ यू हैव टू फाइंड कि यहां से यहां तक की एनर्जी θ2 माइनस θ1 में कितनी एनर्जी सप्लाई किया होगा, बताइए। ठीक, तो यहां से आप लिख सकते हैं, पहले k की वैल्यू यहां रख लीजिए। तो E इक्वल टू सॉरी ये ET है ना, हाँ, ET बाई 2 पाई इंटू थीटा, यहाँ पे मैंने रख दिया, एम आई राइट? तो ये चीज मिल गया। अब देखिए इतनी एनर्जी सप्लाई होगी, तो हमको पता करना है कि θ1 माइनस θ2 में कितनी एनर्जी सप्लाई होगी। तो θ1 माइनस θ2 में मोटर इतनी एनर्जी सप्लाई किया होगा, एम आई राइट? देखिए, तो हमको करना क्या है कि इस टोटल एनर्जी में से यदि ये वाली एनर्जी हटा दें तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मिल जाएगी, जो यहाँ हमें रख लूंगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए, तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी, इसको मैं ई मोटर बोल देता हूँ, ई मोटर। तो ई मोटर जो एनर्जी सप्लाई होगी वो ET अपॉन 2 पाई θ2 माइनस θ1 में सप्लाई होगा, एम आई राइट? ई मोटर मिल गया। अब देखिए
टोटल एनर्जी कितनी एक साइकिल में सप्लाई हो रही है, ई सप्लाई हो रही है, यानी टोटल ई कितनी है, ई टी है। तो ईटी में से यदि ईएम घटा दे तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकल जाएगी। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कैसे निकल जाएगा बताइए, ईटी में से, तो ईटी कितना है देखिए, ईटी माइनस ईएम घटाना है, ये वाली एनर्जी घटानी है, मोटर जो सप्लाई किया, तो ईएम कितना है, ईटी बाई 2 पाई थीटा 2 माइनस थीटा 1, एम आई राइट। तो यहाँ से ई डेल्टा ई निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा बताइए, देखिए ईटी कॉमन हो जा रहा है, एम आई राइट, ईटी यहाँ से कॉमन हो जा रहा है, तो 1 माइनस 1/2 पाई थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल गया, क्या निकल गया, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बताइए, डेल्टा ई इक्वल टू ई टी 1 माइनस 1/2 पाई थीटा 2 माइनस थीटा 1। अरे यार क्या कर रहा है यार, तो डेल्टा ई इक्वल टू ई टी 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1/2 पाई, एम आई राइट। तो यहाँ से आपको डेल्टा ई मिल गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको पता है कि थीटा इज, या पहले मैं ये बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका टॉर्क वर्सेस थीटा डायग्राम है। अब देखिए थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, हमको मैंने बताया था, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज डायरेक्टली, ओके चलिए कोई बात नहीं, ऐसे नहीं समझिए। तो थीटा इज इक्वल टू के वाई, तो थीटा इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी निकाली थी, आपको याद है क्या, नहीं बात याद है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा वेन, या फिर ऐसे मत लिखिए, कोई बात नहीं ऐसे मत लिखिए, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो यहाँ से देखिए वाई इक्वल टू के थीटा, तो वाई इक्वल टू एल हो जाएगा जब थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा, एम आई राइट। तो यहाँ से के, यहाँ से पाई आ जाएगा, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे तो एल बाई पाई हो जाएगा, एम आई राइट। तो यहाँ से आप के वाई निकालेंगे तो के की वैल्यू कितनी हो रही है, एल बाई पाई इंटू थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये कितनी दूरी है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो यहीं से मैं बोल देता हूँ ये भी दूरी कितनी होगी, y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस, ये y कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो थीटा कितना हो जाएगा बताइए, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थीटा 2 माइनस थीटा 1, ओके, तो y2 माइनस y1 बटे एल बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1 बटे पाई है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर 2 करना है तो यहाँ भी नीचे में 2 कर दीजिए, एम आई राइट। और y2 माइनस y1 क्या है, वही तो थिकनेस है, जहाँ पे प्लेट को पंच कर रहे हैं, ये कितनी है, थिकनेस है। तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, t/2l बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1/2 पाई। तो थीटा 1 माइनस थीटा 1/2 पाई को क्या पे लिख सकते हैं, t/l लिख सकते हैं, यानी इसको कितना लिख सकते हैं आप, et 1 माइनस t/2l, ठीक है। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पंचिंग के, तो मैं हो सकता है 1 आध 2 क्वेश्चन पंचिंग का करा दूं, ठीक है। थैंक यू।